हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग पोइट्री के जो आपका लेसन 4 का पोइट्री है जिसका नाम है थिनर दैन ए क्रिसेंट और लेखक विद्यापति जी हैं। इस पोइट्री के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और बुक के सॉल्यूशन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब राधाज कंडीशन एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड। राधा की स्थिति जैसे कि उसकी सहेली के द्वारा बताई गई, उसकी सखी के द्वारा बताई गई, उसकी कंडीशन को बताएं, उसकी स्थिति को बताएं। तो इसका उत्तर है बच्चों, राधाज कंडीशन इज़ वेरी बैड एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड। राधा की स्थिति बहुत बुरी है जैसा कि उसकी सहेली के द्वारा बताया गया है। शी इज़ हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड व्हाट कृष्णा डिड। वह चोटिल हैं और भ्रमित हैं जो कृष्ण ने किया उसके विचार को लेकर कि आखिर कृष्ण ने वैसा क्यों किया। अगला प्रश्न इसमें और है, शी टॉक्स हर फ्रेंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु हैज़ नॉट मेट फॉर सम टाइम। वह अपने मित्रों से बात करती है, अपनी सखियों से बात करती हैं कि कृष्ण के बारे में कि क्यों कृष्ण नहीं आ पा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और संभावनाएं क्या हैं कि वो आए मिलने के लिए। शी ग्रोज थिनर एवरी डे। वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हैं। एंड सी हैज़ ग्रोन थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। और वह इतनी पतली हो चुकी हैं जैसे आसमान में नया चांद। तो इस प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि उसकी सहेलियां उसे रिपोर्ट यह देती हैं कि जो राधा है वो उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वो भ्रमित हैं, वो चोटिल हैं और साथ ही साथ वो जो है वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती हैं, उनके बारे में बात करती रहती हैं। और साथ ये भी बताया कि वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हैं विचारों में खोकर और उसकी स्थिति चांद की तरह हो गई है जो बहुत ही पतला होता है। अगला प्रश्न है, Who is Radha's friend? Why is Radha's friend so worried? राधा की सहेली इतनी चिंतित क्यों है? तो उत्तर है बच्चों, राधा's friend is so worried about her bad condition. राधा की सहेलियां, सखियां इतनी चिंतित उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके बुरे स्वास्थ्य को लेकर है। राधा इज़ वेरी अपसेट एंड हर्ट टू। राधा बहुत अपसेट हो चुकी है, उसका मन जो है नहीं लग रहा और वह चोटिल भी हो गई है, मतलब घायल हो चुकी है कृष्ण के उस व्यवहार के कारण। सी इज़ सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड टीयर्स। वो जो है नदी के किनारे बैठी हुई है और आंसू बहा रही है। एंड हाईली कन्फ्यूज्ड, और बहुत ज़्यादा ही भ्रमित हो चुकी है। दैट कंडीशन इज़ अनबियरेबल फॉर देम। और राधा की यह स्थिति उनकी सहेलियों के लिए, उनकी सखियों के लिए असहनीय हो चुकी है। दैट्स वाई दे आर वरीड। और इसीलिए वो चिंतित हैं, राधा की ऐसी स्थिति देख करके वो चिंतित हैं। अगला प्रश्न है, राधा ईच डे। ये कविता की पंक्ति है आखिरी पैराग्राफ का कि राधा ईच डे ग्रोज थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। राधा प्रतिदिन दुबली होती जा रही है, दुबली होते होते वो आसमान के चांद की तरह पतली हो गई है। तो कमेंट ऑन द यूजेज ऑफ इमेजनरी। यहाँ पर लेखक ने एक कल्पना की राधा की तुलना चांद से करके। तो ये कल्पना, इसके बारे में आप बताएं कि ये कैसी कल्पना है, किस प्रकार से लेखक ने ये सोचा कि एक मानव की तुलना चांद से की जा सकती है, वो भी उसके आकार को लेकर। तो इसका उत्तर है, द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ विविड पिक्चर ऑफ राधा। लेखक ने राधा के एक विचित्र चित्र को यहाँ पर चित्रित करने के प्रयास किए हैं। ईच डे शी इज़ ग्रोइंग थिनर। वह प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं। थिनर दैन द क्रिसेंट। वो उस चांद की आकृति जो आसमान में नए चांद की तरह दिखता है, इतना पतला सा दिखता है, उसी की तरह ये भी पतली होती जा रही है। दिस पिक्चर प्रोड्यूसेस इम्प्रेसिव इफेक्ट ऑन रीडर्स माइंड। और यह चित्र जो जिसकी तुलना कर रहे हैं, राधा की तुलना चांद से कर रहे हैं, तो लोग चांद को देखते ही उसको पहचान ही जाते हैं। तो उससे लोग समझ सकते हैं, एक चित्र पढ़ने वाले के मन में छप जाता है कि वो कितनी पतली हो गई है। It seems all incidents are happening now although it is the matter of past। और ऐसा लगता है लेखक के विचारों के ज़रिए कि ये घटनाएं अभी हो रही हैं, जबकि ये सब बातें पुरानी प्राचीन हो चुकी हैं। लेकिन लेखक की बातों से, लेखक के विचार से ये लगता है कि ये घटना अभी ताज़ी है, बिल्कुल अभी की घटना है।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? इस कविता का मुख्य सार क्या है? तो उत्तर है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड डिफरेंट मूड्स ऑफ लव रिलेशनशिप। लेखक ने प्रेम संबंध के बहुत सारे मूड को दिखाया, बहुत सारे क्रियाकलापों को दिखाया है। बिटवीन लॉर्ड, यहाँ लॉर्ड होना चाहिए, डी लिखना चाहिए, LORY लिखा गया है, आप इसको सही कर लेंगे। लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, लॉर्ड कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान और श्री राधे के बीच में जो है ये संबंध, प्रेम संबंध के अलग अलग चित्रों को लेखक ने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। सच एन अर्ली अट्रैक्शन, सबसे पहले ये आकर्षण की बात हुई। देयर मीटिंग, उनके मिलने की बातें हुई। देयर क्वारल्स, उनके झगड़े की बात, और उसके बाद उनके अलगाव की बात हुई, सेपरेशन की बात हुई। दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। ये कविता जो है ये एक रिपोर्ट की तरह है जो कि राधा की किसी सहेली के रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट श्री कृष्ण को किया जा रहा है। द पोएट वांट्स टू प्रेजेंट मैनी मूड्स ऑफ द मैन लाइफ, और यहाँ पर लेखक जो है मानव के जीवन के कई मूड को दिखाना चाहते हैं, कई भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये 4 ही था, किताब में तो 3 ही थे, ये चौथा मैंने अपनी तरफ से डाला है। अब आप आते हैं इसके C3 में, जो कि कंपोजिशन पार्ट है। कंपोजिशन में आप देखेंगे पहला है कि राइट अ मैसेज टू योर मदर टू इन्फॉर्म हर दैट यू आर गोइंग टू सी रंजन हु हैज़ टेकन इल। अपनी माँ को एक मैसेज दें। ध्यान दीजिएगा, ये पत्र नहीं है, पत्र की तुलना में मैसेज बहुत छोटे होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप अपनी माँ को एक संदेश दें जिसमें आप उन्हें ये बताएंगे कि आप रंजन से मिलने जा रहे हैं और रंजन जो है वो बहुत बीमार है। तो इस पत्र को मैंने, देखिए इस मैसेज को कैसे शुरू किया है। तो मैसेज में सबसे पहले आप एक तरफ अपनी जगह, जो कि आप देख पा रहे होंगे राइट साइड के कॉर्नर में, मैंने ऊपर अपनी जगह अंकित की है जो कि सुल्तानगंज, जहाँ का निवासी हूँ। उसके बाद आप तिथि अंकित करेंगे और उसके बाद माँ के प्रति संबोधन, आप जिस प्रकार का संबोधन देना चाहें, रिस्पेक्टेड मदर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या माय डियर मदर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं संबोधन को दे करके कि माय डियर मदर, आई एम पेन्ड टू इन्फॉर्म यू दैट ए फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन इल फॉर अ फ्यू डेज़। मैं आपको ये बताते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एक मित्र जो है काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। सो आई एम एनेक्सियस टू मीट हिम, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ही इज़ इन JLNMCH। JLNMCH भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आप अपने आसपास के किसी भी अस्पताल का नाम या फिर जैसा आपको सुविधा लगे आप उस अस्पताल का नाम दे सकते हैं। तो वो इस अस्पताल में भर्ती है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। आई विल गिव हिम कंपनी टू कम्फर्ट हिज इलनेस, मैं उसकी बीमारी में राहत देने के लिए, मैं उसका साथ देने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। विथ लव टू यू, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विथ लव टू यू एंड फादर, आपके प्रति और पिता के प्रति प्रेम, आपका प्यारा बेटा, आप अपना नाम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये छोटा सा मैसेज लिखेंगे। यहाँ पर कोई बड़ा विषय नहीं है, बड़े पत्र के रूप में आप इसे नहीं लिखेंगे, ये एक मैसेज होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का आप। इस भाग में आप देखेंगे यहाँ पर कंपोजिशन का सेकंड पार्ट है। योर फ्रेंड इज़ लिविंग इन अ स्टेट ऑफ एनेक्सिटी एंड वरी, आपका कोई मित्र जो है बेचैनी की स्थिति में और चिंता की स्थिति में रह रहा है अभी। राइट अ पैराग्राफ इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ योर फ्रेंड। तो अपने मित्र की ऐसी स्थिति को जानते हुए आप 80 से 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए इसके बारे में, उसकी ऐसी स्थिति के बारे में। तो देखिए ऐसे पत्र को, ऐसे पैराग्राफ को कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि सुमित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र और सबसे नज़दीकी मित्र है। बट नाउ-ए-डेज़, लेकिन इन दिनों, ड्यू टू टेंशन ऑफ हिज रिज़ल्ट, अपने परिणामों की चिंता को लेकर, ही इज़ नॉट कीपिंग अप गुड हेल्थ,
उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ही इज़ मच वरीड अबाउट हिज वीकनेस एंड इल हेल्थ। वह अपने खराब स्वास्थ्य और अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहता है, चिंतित रहता है। ही हैज़ फॉर्म्ड एन आइडिया दैट ही वुड नॉट रिगेन हिज लॉस्ट हेल्थ। और उसके मन में ये धारणा घर कर गई है कि वह अब अपने अच्छे स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, अपने इस बुरे स्वास्थ्य के कारण, ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू कंटिन्यू हिज रेगुलर स्टडीज़। वह अपने पढ़ाई को नियमित रूप से चालू नहीं रख पा रहा है। इट हैज़ मेड हिम मच वरीड, और इस कारण से वो और ज़्यादा चिंतित हो रहा है। ही हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट होप ऑफ हिज बीइंग क्योर्ड। वह अपने ठीक होने की लगभग सारी उम्मीदें छोड़ चुका है। आई फील पिटी टू सी हिम ऑफ हिज रिकवरी, और मैं उसके इस मतलब कि ख़राब स्थिति को देखकर बहुत दया महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि वो अपनी जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से वो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। बट ही डज़ नॉट बिलीव मी, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आई रिमेन विथ हिम फॉर सम टाइम एवरी डे। मैं प्रतिदिन उसके साथ कुछ समय बिताता हूँ ताकि वो मानसिक रूप से थोड़ा अच्छा महसूस करे, डिप्रेशन में न चला जाए। हिज फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो हाईली कन्फ्यूज एंड डिस्टर्ब ओविंग टू हिज पैथेटिक हेल्थ। उसके परिवार वाले भी उसके इस स्वास्थ्य को देखकर, इस स्थिति को देख कर के वह पूरी तरह से कन्फ्यूज, भ्रमित हैं, और साथ ही साथ जो है डिस्टर्ब हैं वो कि आखिर क्या हो गया है बच्चे को। मे गॉड ब्लेस हिम विथ अ साउंड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। भगवान उसे अच्छा स्वास्थ्य और मन की शांति प्रदान करे। तो इस तरह से आप जो है एक पैराग्राफ लिख सकते हैं अपने मित्र की स्थिति को देखते हुए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं D1 को, जो कि डिक्शनरी यूज़ की चीज़ है आपके बुक में। आप यहाँ पर करेक्ट का स्पेलिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। एक तरफ गलत राइटिंग मतलब स्पेलिंग है और दूसरी तरफ जो है सही स्पेलिंग है। आप गलत वाली स्पेलिंग को देखें। जैसे पहला कार्व है CARVE, सही स्पेलिंग है। दूसरा ब्रूड है BROODS, ब्रूड्स। तीसरा कन्फ्यूज्ड है CONFUSED। चौथा है बैनिश BANISH, सही स्पेलिंग है। सीज है CEASE, सीज है CEASE। अगला है थिनर THINNER। तो इस तरह से आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। आते हैं इसके अगले भाग पर। यहाँ पर आपको एंटोनियम्स लिखने हैं, मतलब उल्टे शब्द। राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम का अर्थ होता है विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जो हिंदी में आप पढ़ते हैं। जैसे पहला शब्द है बिलीव। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, तो दूसरा इसका उल्टा शब्द हो जाएगा अविश्वास, डिसबिलीव। ठीक है। अगला शब्द है होप। होप का अर्थ होता है आशा रखना, और इसका विपरीत शब्द है होपलेस, HOPELESS, आशाहीन। अगला शब्द है सीज। सीज का अर्थ होता है रोक देना या कैद कर लेना। इसका उल्टा शब्द है कंटिन्यू, जारी रखना। अगला शब्द है थिन। थिन का अर्थ होता है दुबला, तो इसका उल्टा शब्द है थिक। थिक का अर्थ है मोटा। फिर है फ्रेंड, मतलब मित्र, और एनिमी मतलब दुश्मन। फिर है कन्फ्यूज्ड, मतलब भ्रमित, और कन्विंस्ड मतलब कि माना हुआ। वो किसी बात पर भ्रमित नहीं है, वो जो जानता है वो सही जानता है। अगला E नंबर में आते हैं, जो कि ग्रामर यूज़ है। यहाँ पर आपको बुक में ऑप्शन भी दिए गए हैं और ये सुटेबल वर्ब्स इसमें भरने हैं। आप एक चीज़ जान लें कि ईच, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक प्रश्न की शुरुआत ईच से की गई है, EACH। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ है प्रति एक, मतलब इसमें एक की बात की जाती है। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स अ सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर के लिए आप ये जानते हैं कि सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, और सिंगुलर वर्ब में जो है आप देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हैज़ का प्रयोग किया जाता है, और आपका अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो इज़ MR का प्रयोग होता है, सॉरी इज़ का सिर्फ प्रयोग होता है। MR तो M भी आ सकता है अगर I के साथ हो तो। और अगर हम पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हर बार सिंगुलर का ही यहाँ पर प्रयोग होगा। तो आप जितना भी ऑप्शन बुक में है आप उसको देखते जाएं, यहाँ उत्तर भी देखें। ईच बॉय गोज़ टू स्कूल, प्रत्येक लड़का स्कूल जाता है। फिर है ईच टीचर
हैज़ गॉट ए रूम, प्रत्येक शिक्षक के पास एक कमरा है। ईच पर्सन आउन्स ए कार, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक गाड़ी है। ईच चाइल्ड हैज़ ए पेन, हर बच्चे के पास एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। ईच लेबर वॉज गिवन ए यूनिफॉर्म, प्रत्येक लेबर को एक वर्दी दी गई थी। ईच पेंटर हैज़ बीन गिवन ए प्राइज़, हर एक कलाकार को एक प्राइज़ दिया गया। ईच लेसन इन द बुक हैज़ 2 चैप्टर्स, किताब के प्रत्येक अध्याय में 2 चित्र हैं। ईच रूम इन दिस होटल हैज़ ए टेलीविज़न सेट, इस होटल के प्रत्येक कमरे में एक टीवी है। ईच बेंच इन द पार्क इज़ फुल, इस पार्क का प्रत्येक बेंच भरा हुआ है। ईच कंपार्टमेंट वॉज ओवरक्राउडेड, हर एक कंपार्टमेंट भीड़ से खचाखच है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब में मैंने सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग किया और आप भी यही करेंगे। अगला आपका ये जो आखिरी भाग है, आखिरी प्रश्न में आपको ट्रांसलेट दिया गया है कि मैं तुम्हें सूचना देने आया हूँ। आई हैव कम टू इन्फॉर्म यू। उसके बाद है मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। अगला है, आप देख पा रहे हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद है मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिर है मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड दिस बुक। उसके बाद है मैं खेलने गया, वह खेलने गया है। ही हैज़ गॉन टू प्ले। फिर है वह बाज़ार गया है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। फिर है वह सिनेमा गया है। ही हैज़ गॉन टू द मूवी। तो इस तरह से आपको अध्याय 4 के किताब का सॉल्यूशन पूरा मैंने कर दिया है। आप इसे अपनी कॉपी पे अंकित कर लेंगे, पूरा लिख लेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करेंगे और अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी पढ़ाई के लिए जागरूक करेंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप यही कोशिश करें कि आपके साथ साथ दूसरों को भी इस शिक्षा का लाभ मिल सके। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे फैलाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दूसरों को भी प्रेरित करें इस चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से और प्रेरणा के साथ आपकी सहायता कर सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।